वो क्रीज पर निडर है, दबाव में शांत है और लाखों लोगों के लिए एक आदर्श है। नमस्कार और स्वागत है आपका लिव योर बेस्ट लाइफ अनस्क्रिप्टेड में, जहां हम उन कहानियों में गोता लगाएंगे जो लचीलेपन, प्रदर्शन और उद्देश्य के बारे में। आज हमारे साथ कोई ऐसा है जो न केवल मैदान पर एक स्टार है, हालांकि वो एक प्रतीक है ताकत, फोकस और शालीनता का भी। स्मृति मंदाना सिर्फ एक जर्सी पर लिखा नाम नहीं है, वो एक आंदोलन है। रूढ़ियों को तोड़ने से लेकर रिकॉर्ड बनाने तक वो एक आधुनिक एथलीट और अपनी कहानी की बागडोर संभालने वाली एक आत्मविश्वासी युवा महिला होने के अर्थ को सिर्फ परिभाषित कर रही है। इस एपिसोड में हम उनकी मानसिकता, उनकी दिनचर्या, पोषण की भूमिका, रूढ़ियों को तोड़ने और 1 अरब दिलों के लिए खेलने के दबाव के बारे में बात करने वाले हैं। आइए स्कोरबोर्ड से परे इनिंग्स में उतरते हैं। स्मृति, शो में आपका स्वागत है। तो स्मृति, आप बस अभी श्रीलंका से लौटी हैं और मुबारकबाद हो आपको। इंडिया ने त्रिकोणीय श्रृंखला जीत ली है और 342 था फाइनल का स्कोर। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। मेरा मतलब मैं आंकड़ों में अच्छी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मुझे लगता है ये पूरे टूर्नामेंट में एक अच्छा टीम प्रयास था। अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छी फील्डिंग की, अच्छी गेंदबाजी की। गर्मी के मामले में वहाँ की परिस्थितियाँ कठिन थी, लेकिन मैं खुश हूँ कि टीम ने वापसी की। हाँ, और आपने वास्तव में प्रेरणादायक काम किया। फाइनल में शतक मारा। तो कैसा लगा? मुझे लगता है कि मुझ में भावनाओं के साथ कुछ दोष है। मैं भावुक इंसान नहीं हूँ, बस खुश हूँ कि टीम के लिए काम पूरा कर सकी। मुझे लगता है कि ये सबसे खुशी की बात है कि हमने मैच जीता और मुझे अच्छा लगा। पहले 4 मैचों में मुझे शुरुआत मिली थी, लेकिन मैं उसे बड़े स्कोर में नहीं बदल सकी, इसलिए मैं खुद से थोड़ी निराश थी। तो खुश हूँ कि मैं फाइनल में उसे बदल सकी। उस पर बधाई हो, ये वास्तव में प्रेरणादायक था। स्मृति, आप पता है लाखों लोगों को प्रेरित कर रही है। मुझे ये बताइए कि आपको ये कब समझ आया कि अब बस क्रिकेट ही है और यही मेरा भविष्य होने वाला है? आई थिंक मम्मी के पेट से। मैं अपने घर पर यही मजाक करती हूँ कि मेरे पिताजी क्रिकेट के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। उन्होंने क्रिकेट खेला है। वो वास्तव में चाहते थे कि हम दोनों, मैं और मेरा भाई, क्रिकेटर बने। तो एकमात्र चीज जो हमने बड़े होते हुए सुनी वो क्रिकेट थी। और जब मैं 5 साल की थी तब से मैंने अपने भाई के साथ लेदर बॉल क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था और तब से बस क्रिकेट ही है। मेरा मतलब है, मुझे और कुछ नहीं पता था। इस समय भी मुझे लगता है कि भगवान का शुक्र है मैंने क्रिकेट चुना, क्योंकि मैं किसी और चीज़ में अच्छी नहीं हूँ। तो हाँ, ये सब शुरू हुआ तब जब मैं 5 साल की थी और पहली बार जब मैं 11 साल की उम्र में अपनी राज्य टीम के लिए चुनी गई, तब मुझे एहसास हुआ कि ओह! अगर मैं वास्तव में ध्यान केंद्रित करूँ और सोचूं कि मैं कहाँ कमी कर रही हूँ, तो मैं वास्तव में भारत के लिए खेल सकती हूँ। मेरे माता-पिता का ये सपना था कि हम में से कोई भारत के लिए खेले। मैं खुश हूँ कि मैं कर पाई। बहुत बढ़िया। तो आपने भी टेनिस बॉल से ही क्रिकेट खेलना शुरू किया था, है ना? हाँ, मेरा मतलब है, हाँ, मैंने गली क्रिकेट खेला है। मेरा मतलब है कौन नहीं खेलता, और एक भारतीय के रूप में हर किसी ने गली क्रिकेट खेला है। बेशक उस समय लड़कियों की संख्या अब की तुलना में बहुत कम थी, तो मैं टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने वाली अकेली लड़की हुआ करती थी। हम उसे गली क्रिकेट कहते हैं और मैं वो एक व्यक्ति हुआ करती थी जो दोनों पारियों में बल्लेबाज़ी करती थी, जो अच्छा था क्योंकि मैं लड़की थी और मैं छोटी थी। तो हाँ, मैंने टेनिस बॉल क्रिकेट खेलना शुरू किया और धीरे-धीरे गेंद को अपना लिया। स्मृति, महिला क्रिकेट ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है और आप इसके अग्रिम मोर्चे पर रही हैं। आपने इसका नेतृत्व किया है। मुझे कुछ बताइए, क्या आपने कभी लैंगिक भेदभाव महसूस किया और आपने इसे दूर कैसे किया? सच कहूँ तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं अपने जीवन में अद्भुत लोगों से भी मिली हूँ। जैसे मेरे माता-पिता से लेकर मैंने खेलना शुरू किया और मुझे उतना ही ध्यान मिलता था जितना मेरे भाई को मिलता था। मेरे घर में कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि एक लड़की का क्रिकेट खेलना एक लड़के के क्रिकेट खेलने से अलग है।
यहाँ तक कि जब मैंने सांगली में शुरुआत की, मुझे कभी-कभी लड़की होने के कारण अधिक महत्व मिलता था। तो मुझे अधिक बल्लेबाज़ी मिलती थी, अधिक गेंद मिलती थी क्योंकि मुझे बहुत ध्यान मिलता था। क्योंकि मैं छोटी 5 साल, 8 साल की लड़की थी जो सभी लड़कों के बीच थी, तो मुझे बहुत अधिक बल्लेबाज़ी और वो सब मिलता था। लेकिन निश्चित रूप से धीरे-धीरे आपको बहुत सी चीज़ों के लिए लड़ना पड़ता है। ख़ासकर मुझे लगता है कि शुरुआत में वो बहुत था। मेरा मतलब मैं कहूँगी जैसे 8 7-8 साल से पहले जहाँ निश्चित रूप से आपको शायद पुरुषों की टीम या किसी और चीज़ से बहुत अधिक माँगना पड़ता था। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब अतीत की बात है, खासकर जब से बीसीसीआई ने वेतन समानता की घोषणा की है। मेरा मतलब है एक भारतीय जैसे भारतीय राज्य, भारतीय बोर्ड के लिए ऐसा करना। एज इंडिया हमेशा पुरुषों के क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं। तो पिछले 6 वर्षों में महिला क्रिकेट का इस मुकाम पर पहुंचना और साथ में WPL ये बहुत बेहतर हो गया है। मुझे लगता है कि वो दिन था जहां आपको लड़ना पड़ता था और मैं वास्तव में भाग्यशाली थी कि मुझे वो लोग मिले, जिन्होंने मुझे कभी भी अलग महसूस नहीं होने दिया। आपने अभी बताया कि जब आप 5 साल या 8 साल की थी, तो सभी लड़कों के साथ खेलती थी, तो आप पहले से ही खेल में थी। लेकिन अब खेल बड़े हो गए हैं, अरबों लोग आपको देख रहे हैं, और जब आप मैदान पर होती हैं, उस सारे दबाव के साथ आप उस शोर को कैसे रोकती हैं और उस पर कैसे आप काबू पा सकती हैं? ये बताइए हमें। मुझे लगता है कि ये कभी-कभी आप में से सर्वश्रेष्ठ बाहर निकलता है क्योंकि मैंने सिक्के के दोनों पहलू को देखे हैं। जहाँ हमने भारत के लिए खेलना शुरू किया था और स्टेडियम में बहुत से लोग नहीं होते थे। हम खाली स्टेडियमों में खेलते थे और अब एक पूरा स्टेडियम होता है जिसमें लगभग 20,000 से अधिक लोग आपका समर्थन और जयकार करते हैं। ये वास्तव में अद्भुत लगता है। जब आप बल्लेबाजी करने जाती हैं या जब आप वहाँ फील्डिंग कर रही होती हैं और लोग भारत या किसी अन्य टीम का नाम या आपका नाम जप रहे होते हैं, ये वास्तव में मुझे प्रेरित करता है। एक महिला क्रिकेटर के रूप में जब मैं खाली स्टेडियमों में खेलती थी तो मैं हमेशा कल्पना करती थी कि स्टेडियम भरा हुआ है और लोग आपका नाम जप रहे हैं और हमारे लिए ऐसा होना मुझे नहीं लगता कि हम इसे दबाव के रूप में लेते हैं। मुझे बस लगता है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस युग में हैं, हम उसे महसूस कर पा रहे हैं और हाँ, आपके पीछे अरबों लोग हैं और वो चाहते हैं कि आप स्कोर करें, आप मैच जीतें। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तो बस ये मुझे प्रेरित करता है। बढ़िया, ये सुनकर अच्छा लगा कि जब लोग स्टेडियम में चिल्लाते हैं, स्मृति, स्मृति, क्या ये आपको उत्साहित करता है अगले स्तर पर जाने के लिए? हाँ, आई मीन आप खुद को थोड़ा और ज़ोर लगाने के लिए प्रेरित करते हैं क्योंकि कभी-कभी जब आप वहाँ खेल रहे होते हैं और शायद आप कुछ ज़्यादा सोच रहे होते हैं, वो क्या गेंद फेंकेंगी, क्या होगा, क्या हम मैच जीतेंगे, ये सभी चीज़ें आती हैं और फिर जयकार होती है और फिर आप बस खुद को चालू कर लेते हैं और बस गेंद देखो। मुझे पता है कि आपका पावर गेम अगले स्तर पर चला गया है और आप इस खेल को अगले स्तर पर ले गई है। लेकिन ये सब चीज संयोग से तो नहीं होते हैं ना? आपके प्रशिक्षण का तरीका क्या है और क्या आप रिकवरी या सहन शक्ति के लिए कुछ अनोखा या मजेदार करती हैं क्या? रिकवरी कभी मज़ेदार नहीं होती। जैसे आइस बाथ, मुझे नहीं लगता कि कोई भी आइस बाथ से आनंद लेता है। हाँ, मतलब मैं हमेशा मानती हूँ कि जिस तरह से आप अपना करियर शुरू करते हैं, आप उसे वैसे ख़त्म नहीं करते हैं। तो हर साल आपको सीखते रहना है, बढ़ते रहना है, एक निश्चित तरीके से अभ्यास करते रहना है। आप एक दिनचर्या से चिपके नहीं रह सकते और कह नहीं सकते कि ये ठीक है, ये मेरी दिनचर्या है और मैं इसे हर दिन ऐसे ही करूँगी। इंटरनेशनल क्रिकेट के स्तर ऊँचे हो जाते हैं। आप अपनी फ़िटनेस के मामले में, अपनी बल्लेबाज़ी के मामले में उसे मानक तक पहुँचाना होगा। मैंने अपना करियर सिर्फ़ गेंद के टाइमर के रूप में शुरू किया था। अधिक ग्राउंडेड शॉट खेलती थी, लगभग 90 टू 100 की स्ट्राइक रेट से और फिर मैंने देखा कि 160 टू 170 पर स्कोर कर रहा है और मुझे लगा कि मैं पिछड़ रही हूँ। मुझे वापस जाकर उन शॉट्स पर काम करना पड़ेगा, जो शायद मेरी ताकत नहीं थे। मुझे उन चीज़ों पर काम करना पड़ा ताकि मैं कम्पीट कर सकूँ। तो हाँ, मैं कहूँगी ये तरीका है, लेकिन हाँ, एकमात्र चीज़ जो आपको आगे बढ़ाती है वो है कार्य नैतिकता। आप जो कुछ भी करते हैं, आपको उसे दिन-प्रतिदिन करना होता है, बिना ये सोचे कि परिणाम क्या होगा। कभी-कभी हम अपना काम ये सोचकर करते हैं कि ओह! मुझे स्कोर करना है, ये मेरा परिणाम है। मुझे लगता है कि आपको बस
अपना सिर नीचे रखना है, जिम जाना है, नेट सेशन में जाना है और अपना काम पूरा करना है, बजाय ये सोचने के कि ओह! ये मुझे बाद में मदद करेगा। हाँ, आप सही हैं, क्योंकि दिन के अंत में जो कुछ भी मायने रखता है, वो परिणामों के बारे में है और एक फिटनेस व्यवस्था होना। मुझे बताइए, जब आपके पास ये व्यस्त कार्यक्रम होते हैं और भोजन भी पर्याप्त नहीं होता है, तो आप नियमित भोजन, जो साधारण भोजन होता है, और किसी भी सप्लीमेंट के बीच संतुलन कैसे बनाती हैं? सप्लीमेंट्स एथलीटों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और ख़ासकर मैं शाकाहारी हूँ, तो मेरे लिए ये और भी महत्वपूर्ण है और रिकवरी वाला हिस्सा भी। ऐसे दिन होते हैं जब मैचों में आपको बहुत सारा ठोस भोजन खाने का मन नहीं करता है, तो बहुत सारे तरल पदार्थ काम आते हैं। निश्चित रूप से हर्बल लाइफ ये बहुत अच्छा है। हाइड्रेट H24 कुछ ऐसा है जिसे मैं मैचों के दौरान लेना वास्तव में पसंद करती हूँ और हाँ, अन्य सप्लीमेंट्स भी है। हमारे लिए दिन प्रतिदिन एक निश्चित तरीके से रहने, रिकवर करने के लिए, क्योंकि खासकर एक दिवसीय मैचों के बाद अगर आपका लंबा बल्लेबाजी सत्र रहा हो या मैदान पर 8 घंटे का उचित क्रिकेट खेला हो, तो अगले दिन रिकवरी करने के लिए आप अपने शरीर की हर मांसपेशी को महसूस कर सकते हैं। तो अगला दिन बहुत महत्वपूर्ण है इस मामले में कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, अपने पूल सेशन, अपने आइस बाथ और अपनी स्ट्रेचिंग से कितनी रिकवरी कर रहे हैं। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर जोर दिया, दैनिक रिकवरी और सप्लीमेंट्स की आवश्यकता के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि सप्लीमेंट्स मूल रूप से वजन घटाने के लिए या मसल्स को और बड़ा बनाने के लिए है। मेरा मतलब है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि वे कौन से बिंदु या कौन सी युक्तियां हैं जो आप लोगों को देना चाहेंगी। वो कौन सी टिप्पणियां हैं जो आप देंगे लोगों को जो सप्लीमेंट्स यूज करना चाहते हैं, क्या कहेंगे उनसे, और ये आपको मदद कैसे करती है? आई थिंक फर्स्ट थिंग जो इम्पोर्टेंट है वो है अपने शरीर को जानना। जो हो रहा है एक चलन को हम सिर्फ फॉलो कर रहे हैं और जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये समझना कि अपने शरीर के लिए क्या आवश्यक है। मैं सिर्फ वही सप्लीमेंट्स लूंगी जो मेरे शरीर के लिए आवश्यक है, बजाय इसके कि क्या हो रहा है, क्या लोग ले रहे हैं। कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो मुझे सूट नहीं करते, कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो मेरे साथ बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं उन सप्लीमेंट्स का नाम नहीं लूँगी, मैं लोगों को उन्हें लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहूँगी। अगर ये उनके लिए काम करता है तो उन्हें खुद आज़माना होगा। पहली बात बहुत महत्वपूर्ण है अपने शरीर को जानना और मुझे बस लगता है कि ये एक मिथ है कि सप्लीमेंट आपके साथ ऐसा करते हैं या वज़न घटाने के लिए है। ये एक सामान्य स्वस्थ जीवन के लिए भी है। सप्लीमेंट्स वास्तव में महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा आहार जो हम खाते हैं हमें सब कुछ नहीं दे सकता, तो आपको इसे किसी ऐसी चीज से सप्लीमेंट करना होगा जिसकी कमी है। बात यह है कि आपको अपने शरीर को जानना होगा, आपको क्या सूट करता है और क्या सूट नहीं करता है, आपको वही लेना चाहिए, बस और कुछ नहीं। हाँ। तो आप जो कह रही हैं वो ये है कि कोई शॉर्टकट नहीं है, जो आपके शरीर को सूट करता है उसका उपयोग करें। तो कोई ऐसी चीज जिसे आप एक सप्लीमेंट के रूप में पसंद करती हैं, जिसके बिना आप अपने व्यस्त कार्यक्रम, मैदान पर आपकी दौड़ भाग या श्रीलंका के मौसम के बारे में जो आपने बात की, उसमें मददगार हो? श्रीलंका का मौसम ऐसा है कि बेशक मुझे माइग्रेन की समस्या थी, गर्मी मुझे कभी सूट नहीं करती। जैसे जब भी गर्मी में खेलती थी मुझे बहुत तेज़ सर दर्द होता था। तो मेरे लिए वास्तव में जो मदद की है वो है H24, क्योंकि ये मुझे हाइड्रेटेड रखता है। मुझे लगता है कि दिन के अंत में मैं डिहाइड्रेटेड महसूस करती हूँ। मैं हाइड्रेट महसूस करती हूँ तो मुझे सिर दर्द थोड़ा कम हो जाता है, तो ये मेरा पसंदीदा सप्लीमेंट है जब गर्म परिस्थितियाँ होती है। और कुछ अन्य सप्लीमेंट्स भी हैं जो मैं एक टैबलेट के रूप में लेती हूँ जिनके बिना मैं नहीं रह सकती, लेकिन ये एक बुनियादी चीज़ें हैं जैसे B12, D3 आप जानते हैं, वो सभी चीज़ें जो मैं लेती हूँ। बहुत अच्छे, ये सुनकर अच्छा लगा। और सप्लीमेंट्स आपकी मदद करते हैं, जैसे आपने माइग्रेन और बाकी सब के बारे में बताया, और हाइड्रेटेड रहना भी मायने रखता है। हाँ, हाँ, निश्चित रूप से। मेरा मतलब आप सिर्फ पानी की बोतल के साथ 40 से अधिक डिग्री में नहीं खेल सकते। आपको खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए कुछ चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो निश्चित रूप से हम सभी की मदद करती है और हर किसी की अपनी बोतल होती है जो उन्हें पसंद है। तो हाँ, उसके बिना हमारे लिए पूरे 8 घंटे टिकना वास्तव में कठिन होगा। स्मृति, आप हमेशा यात्रा करती हैं, प्रशिक्षण लेती हैं, मैच खेलती हैं। वो कौन सा शांत पल है जिसका आप इंतजार करती हैं? या मुझे पूछने दीजिए कि आप खुद को कैसे तनाव मुक्त करती हैं? ये वास्तव में एक
अच्छा सवाल है क्योंकि एक एथलीट के रूप में आप हमेशा चलते-फिरते रहते हैं, पैकिंग करते रहते हैं। मैं यही कहती हूँ कि हम हमेशा एक सूटकेस में रहते हैं और दिन का सबसे अच्छा समय मेरे लिए तब होता है जब आप अभ्यास खत्म कर लेते हैं। आप दिन भर के काम से निपट चुके होते हैं और वो 2 घंटे, 2-3 घंटे आपको अपने लिए मिलते हैं। मुझे वीडियो गेम खेलना पसंद है। मैं बहुत बड़ी गेमर हूँ। मुझे फ़िल्म देखना पसंद है। मैं बार-बार फ़िल्म देख सकती हूँ। मुझे वो जगह पसंद है जहाँ कमरे में मैं बस अपने दम पर चीज़ें कर रही हूँ या संगीत की एक अच्छी प्लेलिस्ट सुन रही हूँ और मुझे संगीत बहुत पसंद है। मैं संगीत के बिना कुछ नहीं कर सकती। सुबह उठने से लेकर सोने तक मुझे अपना संगीत चाहिए। मुझे संगीत बहुत ज़्यादा पसंद है। किसी भी तरह का संगीत? ज़्यादातर रोमांटिक या ब्रेकअप वाले गाने। मुझे हमेशा धीमे गाने पसंद आए हैं, मुझे नहीं पता क्यों लेकिन मैं तेज़ बीट्स की बहुत बड़ी प्रशंसक नहीं हूँ। कभी-कभी मुझे वो सुनना पसंद है, ख़ासकर उन मैचों में जहाँ मुझे लगता है मुझे थोड़ा और उत्साहित होने की ज़रूरत है। मैं कुछ गाने सुनती हूँ जो मुझे एक निश्चित तरीके से महसूस कराते हैं। लेकिन हाँ, आजकल मैंने बहुत सारे वाद्य संगीत सुनना शुरू कर दिया है, बस सोने से पहले ज़्यादा नहीं। तो ये बदलता रहता है। ये इस पर निर्भर करता है कि मैं किस मानसिक स्थिति में हूँ। लेकिन हाँ, मेरे पास हमेशा एक स्पीकर होता है, एक कप कॉफ़ी और मैं बस शांति से संगीत सुनती हूँ। ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है ये मेरा व्यक्तिगत स्थान है। अगर कोई इसमें प्रवेश करता है तो मुझे पसंद नहीं आएगा क्योंकि दिन के वे 1-2 घंटे मुझे लगता है कि जब मैं घर जाती हूँ, मैं पूरे समय अपने परिवार के साथ रहूँगी। दिन में वो 1-2 घंटे मुझे बस अपने लिए चाहिए। जीवन के बारे में सोचना या कुछ भी। मैं एक गहरी इंसान नहीं हूँ, लेकिन उन 1-2 घंटों में मैं थोड़ी गहरी हो सकती हूँ और अगर मैं तनाव में हूँ या कुछ और, तो बस एक गेम खेल लेती हूँ। ये मुझे सब कुछ भूलने में मदद करती है। मुझे आपसे एक जानकारी मिली है। आपकी पसंदीदा फ़िल्म है कहो ना प्यार है, और आपने अभी बस बताया है कि आपको रोमांटिक गाने पसंद हैं। तो ये है स्मृति का रोमांटिक पक्ष। देखिए, अगर मैं ऐसा कह सकता हूँ तो। हाँ, हाँ। इसे स्मृति का शांत पक्ष भी कह सकते हैं। हाँ। ठीक है, मुझे बताइए, आप बता रही थी कि आपके व्यस्त कार्यक्रम होते हैं, यात्रा और सब कुछ, लेकिन क्या आपको कोई अद्भुत पल याद है? इन टर्म्स ऑफ यात्रा के दौरान या खेलों के दौरान कोई पागलपन भरा क्षण, पता है, जिसने आपको झंझोड़ के रख दिया, आपको उत्साहित कर दिया? ओह! नहीं, मुझे लगता है मैं पागल नहीं हो सकती। मुझ में एक दोष है। जैसे कि मैंने कहा, मुझे लगता है कि मुझ में बहुत कम भावनाएँ हैं और मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है। और ये अब भी नहीं है। बचपन से ही मैं कभी भी बहुत उत्साहित या बहुत दुखी नहीं हुई। मुझे बस लगता है कि मेरे बारे में कुछ अजीब है। मैं किसी चीज़ से अभिभूत होने में समय लेती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं वैसी हो सकती हूँ, तो मेरे लिए कुछ भी सफ़ेद और काला है। ये अच्छा है या बुरा, कोई अतिरिक्त भावनाएँ नहीं है जहाँ मैं इसके बारे में पागल हो जाऊँ। तो हाँ, भले ही ये एक बुरा कार्यक्रम हो और आप बस यात्रा कर रहे हो, मैं फिर भी अपनी नींद पूरी कर लूँगी। भले ही मेरे पास बस में 1 घंटा हो, मैं सो जाऊँगी। ऐसा नहीं है कि मैंने एक रात बिना सोए बिताई हो। मेरे लिए नींद सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मैं 8 घंटे नहीं सोती तो मैं पागल हो सकती हूँ। सही। नींद महत्वपूर्ण है। हाँ, हाँ, पता है, हाँ। ये मुझे एक अगली बात पर लाता है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जीवन के बारे में है। पता है, जीवन में हमेशा बड़ी दिनचर्या या उन व्यस्त कार्यक्रमों के बारे में नहीं होता है। ये दिन प्रतिदिन की आदतों के बारे में भी होता है। क्या आप किसी बड़े मैच में जाने पर कुछ विशेष करती हैं? आप खुद को कैसे शांत करती हैं? मेरे पास हर मैच के लिए एक दिनचर्या है। हमारे लिए कोई बड़ा और छोटा मैच नहीं होता क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार जब आप भारत की जर्सी पहन लेते हैं, तो वो एक बड़ा मैच होता है। आप इसे ये कहकर अलग नहीं कर सकते हैं कि ओह! ये एक महत्वपूर्ण मैच नहीं है। आप अपने देश के लिए बिल्कुल, बिल्कुल। जो भी मैच खेलते हैं, वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मैच है। मैं नहीं कहूँगी कि ये किसी अन्य मैच के लिए बदलता है। बेशक घबराहट थोड़ी बढ़ जाती है। कुछ मैच ऐसे होते हैं जहाँ आपकी घबराहट दूसरों की तुलना में थोड़ी अधिक होगी, लेकिन मुझे लगता है मेरे पास एक निर्धारित दिनचर्या है। जब मैं मैच के लिए उठती हूँ, कभी-कभी आपके पास रात के मैच होते हैं, तो दिनचर्या पूरी तरह से बदल जाती है। लेकिन सामान्य समय पर जब हम निकले होते हैं, उससे 2 घंटे पहले मुझे अपना समय लेना पसंद है। मैं किसी भी चीज़ में जल्दबाज़ी नहीं करना चाहती।
अगर मैं तैयार हो रही हूँ तो मुझे बस अपना स्थान, अच्छा संगीत चाहिए। फिर मैं ध्यान करने और 10-15 मिनट के लिए अपनी साँस लेने का व्यायाम करने की कोशिश करती हूँ, जो मुझे शांत महसूस कराता है। क्योंकि मैं एक बहुत ही बेचैन व्यक्ति हूँ। जब मैं क्रीज़ पर होती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं 10 शॉट मारना चाहती हूँ, जो एक अच्छी बात नहीं है। मुझे खुद को शांत करना पड़ता है। ये कुछ ऐसा है, बस 10-15 मिनट की बात है, बहुत लंबी नहीं है। ये आपको पूरे मैच में शांत रहने में मदद करता है और मतलब 15 मिनट कोई बड़ी बात नहीं, ये मैं हर दिन करती हूँ, एवरीडे। अपने लिए एक पल निकाले, यही आप करती है अगर मैंने हाँ। सही समझा? आई लाइक ब्रीदिंग, लाइक आपकी सांस पर अगर नियंत्रण है तो मुझे लगता है कि आपकी आधी लड़ाई जीती जा चुकी है। मुझे ऐसा लगता है और ये हालिया विकास है जो मैंने महसूस किया है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत ही शांत हो जाते हैं। मैं एक शांत व्यक्ति थी, लेकिन यह आपको एक अलग तरीके से शांत बनाता है और आपके दिमाग को बहुत अधिक स्पष्ट करता है। स्मृति, आपको समय समय पर नेतृत्व की भूमिकाओं में भी कदम रखना पड़ा है और हर किसी की अपनी शैली होती है। तो जब आप एक नेतृत्व की भूमिका में कदम रखती हैं या जब आप एक टीम को नेतृत्व दे रही होती है, तो आपकी शैली क्या है? वो क्या संदेश है जो आप एक लीडर के रूप में देना चाहेंगी? आई थिंक कोई विशेष शैली नहीं है। आप ये नहीं कर सकते कि मैं ये हूँ और मैं एक निश्चित तरीके से नेतृत्व करती हूँ, क्योंकि आई थिंक क्रिकेट एक टीम खेल है, हर खिलाड़ी अलग है। मैं एक ही तरह से अलग-अलग खिलाड़ियों से बात नहीं कर सकती। जैसे अगर मुझे किसी के साथ सख्त होना है, तो मुझे उस विशेष व्यक्ति के साथ सख्त होना होगा, लेकिन किसी और को कुछ और चाहिए, तो मुझे वो करने में सक्षम होना चाहिए। तो एक नेता के रूप में सबसे बड़ी बात है लचीला होना, और दूसरी बात ये कि आप क्या चाहते हैं इसके बारे में ना सोचें, बल्कि ये सोचिए कि वे क्या चाहते हैं और फिर निश्चित रूप से उस तरह का संतुलन बनाए रखें, जहाँ आप दोनों एक ही पृष्ठ पर आते हैं। क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं कहूँ कि ओह! आपको ये करना है, आपको वो करना है, तो वो उस डर से कर सकते हैं, लेकिन वो इसमें अपना दिल नहीं लगाएँगे। लेकिन अगर एक ही लाइन पर आते हैं, तो वो अपने दिल से काम करेंगे। ये मेरे नेतृत्व के रूप में बहुत बड़ी बात है। मुझे ये समझना होगा कि वो मुझसे क्या चाहते हैं। ये समझना होगा कि उनसे मैं क्या चाहती हूँ, और फिर हम एक ही ऐसी जगह पाते हैं जहाँ हम दोनों सहमत होते हैं। और संचार वाला हिस्सा, मुझे संवाद करना और समझना बहुत पसंद है कि क्या हो रहा है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आपको सख्त होना पड़ता है, कुछ दिन होते हैं आपको बस कहना पड़ता है कि लड़कियाँ ठीक है, हार गए ठीक है, कोई बात नहीं, आपको चीज़ों को संतुलित करना होगा। आप बस एक निश्चित तरीके से नहीं हो सकते। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पास एक नेतृत्व शैली है। ऐसे दिन होते हैं जहाँ मुझे अलग तरह से चुनना पड़ता है। ऐसे दिन होते हैं जहाँ मुझे उन्हें बुलाकर कहना पड़ता है कि ये सही नहीं है। खुद को आगे बढ़ाना होगा, तो ये बदलता रहता है और यही सबसे बड़ी बात है। तो आप जो कहने की कोशिश कर रही हैं या जो संदेश दे रही हैं, वो ये है कि एक लीडर के रूप में आपको सुनना चाहिए, आपको संवाद करना चाहिए और अपनी टीम के बीच संतुलन बनाना चाहिए और सभी को एक ही लक्ष्य और एक ही मकसद की तरफ ले जाना चाहिए। हाँ, और एक ही लक्ष्य और एक ही दृष्टिकोण उनके अपने तरीके से। कभी-कभी क्या होता है, हमारे पास एक दृष्टिकोण और एक लक्ष्य होता है और हम कहते हैं ठीक है, आपको हमारा अनुसरण करना चाहिए, लेकिन द परिणाम लक्ष्य समान है और उनके पास लक्ष्य तक पहुँचने की अपनी यात्राएँ हैं। तो मैं इसके साथ ठीक हूँ। तो उन्हें उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए मेरे द्वारा अपनाए गए उसी रास्ते का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है। गोल सेम होना चाहिए। हाँ, हाँ, समझ सकता हूँ। हाँ, हर किसी के अपने तरीके होते हैं, हर किसी की अपनी तकनीक होती है। किसी को भी जाकर ये कहने की ज़रूरत नहीं कि ठीक है, मुझे उनका बदलना है। लेकिन निश्चित रूप से लक्ष्य महत्वपूर्ण होना चाहिए और लक्ष्य टीम के लिए एक होना चाहिए। फिर आप उस तक कैसे पहुँचते हैं, ये आप पर है। मैं उसमें नहीं आऊँगी। बढ़िया, बहुत बढ़िया स्मृति। इन दिनों एथलीट केवल मैदान पर ही नहीं होते। पता है, उन्हें बहुत पहचान मिल रही है। उसके साथ ही उन्हें बहुत सारा अटेंशन मिलता है सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी। मुझे बताइए, क्या ये मजेदार है? क्या ये तनावपूर्ण है? और आप उस सारी स्पॉटलाइट का प्रबंधन कैसे करती है जो आपको ऑनलाइन मिलती है? मुझे नहीं लगता कि मैं खुद को इतनी गंभीरता से लेती हूँ। समस्या तब होती है जब आप खुद को बहुत गंभीरता से ले रहे होते हैं। लोग आपके बारे में कुछ भी कहते हैं, आपको अच्छा और बुरा महसूस कराते हैं। मुझे पता है मैं परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है।
तो मेरे अच्छे दिन भी होंगे, मेरे बुरे दिन भी होंगे और अगर कोई मेरी तारीफ़ कर रहा है और मैं कह रही हूँ, ओह वाओ! कोई आलोचना कर रहा है और मैं सोच रही हूँ, ये ऐसा कर सकते हैं, वो वैसा कर सकते हैं। आई मीन ये गलत है। भारत में हर कोई जानता है और सोचता है कि क्रिकेट खेलने का एक निश्चित तरीका है, ख़ासकर एक क्रिकेटर होने के नाते। तो उनके अपने विचार हैं, लेकिन मैं इसे अपने दिल पर नहीं लेती क्योंकि ये एक ऐसी जगह से आते हैं जहाँ वे अधिक भावुक होते हैं। वो देख रहे होते हैं, वे समर्थन कर रहे होते हैं। अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वे उतने ही आहत होते हैं जितने हम आहत होते हैं। तो वे जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। बेशक कई बार ऐसा हुआ है जब लोगों ने कुछ चीज़ों के साथ इसे बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया है, लेकिन मैं इसे इतनी गंभीरता से नहीं लेती। मेरे लिए तो बस ये एक नॉर्मल चीज़ है। क्या आप एक सोशल मीडिया पर्सन हैं? क्या मैं ऐसे दिखती हूँ? नहीं, मेरा मतलब है मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, मुझे पसंद है। बेशक मैं झूठ बोलूँगी अगर मैं कहूँ कि मैं इस पर नहीं जाती। मैं जाती हूँ और मुझे मीम्स और रील्स और उन सभी चीज़ों को देखना पसंद है। मैं इसे अपने सभी दोस्तों को भेजती रहती हूँ, जो संबंधित होते हैं। जैसे कुछ छोटे कद के व्यक्ति की रील्स, लंबे कद के व्यक्ति की रील्स और फिर भी मैं ये सब भेजती रहती हूँ। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरा जीवन सोशल मीडिया पर है। मैं जो दिखाना चाहती हूँ लेकिन ऐसा नहीं है, मैं अपने दिन में जो कुछ भी करती हूँ वो सोशल मीडिया पर है। मुझे बहुत कुछ निजी रखना पसंद है क्योंकि हम पहले से ही बहुत बाहर हैं। बिल्कुल। मैं अपने जीवन का वो हिस्सा भी इतना बाहर नहीं रखना चाहती, लेकिन निश्चित रूप से ऐसे लोग हैं जो हमें फ़ॉलो करते हैं। तो हाँ, हमको एक संतुलन खोजना होगा कि उन्हें भी पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ इस पर डालती हूँ। मैं जो वो कहते हैं, जो वो होता है उसे गंभीरता से लेती हूँ, ना प्रशंसा ना आलोचना। मैं इसे बस अपने जीवन का एक हिस्सा मानती हूँ। आप लोगों के कमेंट्स को कैसे मैनेज करती? अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ देखती हैं, तो क्या आप उस पहले पे तो काम बहुत करती रोती हैं? थी। सच में? 10 साल पहले, 8 साल पहले कहूँगी। मैं 22 साल की थी और आप नहीं समझते कि क्या हो रहा है और नहीं जानते थे कि आप किस दौर से गुज़र रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 5 वर्षों में आप एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ मैं उस आदमी को नहीं जानती। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से लिख रहा है, दुनिया के किस हिस्से से लिख रहे हैं। उनके जीवन में क्या समस्या है, सोशल मीडिया पर इतनी नफ़रत डाल रहे हैं, तो अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, हुँ। अब मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनसे मैं घिरी रहती हूँ, मेरा परिवार, मेरे माता-पिता, मेरे कोच, मेरे दोस्त और मेरे बारे में क्या बात करते हैं या उनकी राय मायने रखती है। वो मैं अपने दिल पर लेती हूँ, लेकिन जो कुछ भी मैं उस पर पढ़ती हूँ, अब मैं एक ऐसी जगह पर आ गई हूँ जहाँ मैं इस पर हँस सकती हूँ। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अपने आप को पॉजिटिव लोगों के बीच रखें। भले ही आपके आसपास नेगेटिविटी हो, क्योंकि पॉजिटिविटी में नेगेटिविटी पर काबू पाने की कहीं अधिक शक्ति होती है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने आप को उन लोगों से घेरना जो आपको बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है क्योंकि एक निश्चित स्थान पर पहुँचने के बाद आपके आस-पास के लोग बस आपके बारे में अच्छी बातें करना चाहते हैं। कभी-कभी वे बस आपको बताना चाहते हैं कि आप कितनी अच्छी हैं और ये कभी-कभी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जो मौजूद नहीं है। आप उतनी अच्छी नहीं हैं, कोई भी उतना अच्छा नहीं है। तो आपके आस-पास ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको सच बताएँ। जैसे अगर मैं किसी इंटरव्यू में जाती हूँ और मैं थोड़ी असभ्य हूँ या कुछ ऐसा जो मैं नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा करती हूँ तो पहला फ़ोन मुझे मेरे भाई से आएगा। तो आप जानते हैं उस तरह की चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं उसका महत्व समझती हूँ क्योंकि अगर मुझे ये मेरे परिवार या मेरे दोस्तों से नहीं मिलता है, यहाँ तक कि मेरी टीम के साथियों से भी नहीं, अगर वे मुझे सच नहीं बताते, तो मैं कभी नहीं सीखूँगी और सुधार नहीं सकूँगी। मुझे लगेगा कि मैं परफेक्ट हूँ, तो अपने आप को उन लोगों से घेरना जो सही और गलत चीज़ों को बताएँ, ये बहुत बिल्कुल इम्पोर्टेंट सही। है। मुझे ये बताइए, आपने इतने सारे मैच खेले हैं और आपने मुझे बताया कि हर मैच आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या कोई विशेष मैच है जो आपके दिमाग में बना हुआ है या आपको याद है और आप उसे किस कारण से याद रखेंगी? मुझे वो सभी मैच याद हैं जो हम हारे हैं क्योंकि अगर आप जीतते हैं तो आप उस जीत का जश्न मनाते हैं और आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ हार ऐसी होती है जो आपको दिल टूटने जैसा महसूस कराती है और आपको लगता है कि शायद मैं उस दिन थोड़ा बेहतर कर सकती थी, शायद मैं टिकी रहती या शायद मैंने एक और निश्चित गेंद खेली होती।
या कोई गोता लगाया होता, शायद हम जीत जाते। वो वास्तव में आपके साथ बहुत लंबे समय तक रहता है और आपको थोड़ा अफ़सोस होता है कि शायद मुझे वो काम करना चाहिए था। आप सोचने लगते हैं कि क्या आप बेहतर कर सकते थे? तो कुछ मैच है जिनके बारे में मैंने निश्चित रूप से ऐसा महसूस किया है। मुझे अच्छे वाले भी याद है, बेशक बहुत सारे अच्छे हैं, लेकिन जो आपके साथ हमेशा के लिए रहता है, वो है जिन्हें आप वास्तव में लाइन पार नहीं कर सके और आपको लगता है कि ऐसे दिन होते हैं, जब आपको लगता है कि आपने सब कुछ दे दिया है और फिर भी आप लाइन पार नहीं कर सके, ये ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति के रूप में आप कभी-कभी जानते हैं कि शायद मैं वो बेहतर कर सकती थी और मुझे लगता है कि फिर वो मुझे उस डायरी में लिखने के लिए प्रेरित करता है, जो मुझे बेहतर होने के लिए प्रेरित महसूस कराती है। बिल्कुल सही। तो मुझे लगता है कि आपने जो पहले बताया था, वो ये था कि जब कोई असफलता हो, तो जो संदेश आप देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो मैच के दौरान भी वे विशेष मैच आपके दिमाग में रहते हैं और आप उन मैचों से सुधार करने की कोशिश करती हैं, जिनसे आपको अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिला और आप उससे सीखती हैं। हाँ, मेरा मतलब है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप वही खिलाड़ी या वही व्यक्ति बने रहेंगे। उसमें कोई मज़ा नहीं है। हाँ, तो अपनी गलतियों से सीखें, उन पर सुधार करें हाँ, और खुद का सर्वश्रेष्ठ वर्जन हाँ, बने। और मैं इसे लिखने में बहुत विश्वास रखती हूँ। बस इसे लिखो और इसे प्रकट करो। आप अपने लक्ष्य भी लिखती हैं कि आप ये क्या करने हाँ, जा रही हैं? अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है, तो उठने का क्या मतलब है? अगर आप दिन में उठ रहे हैं, तो आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। मेरा हाँ, मतलब हाँ, बिल्कुल। आपके पास एक अल्पकालिक लक्ष्य, क्या करोगे दीर्घकालिक दिन लक्ष्य भर? होना चाहिए, अन्यथा जागने में कोई मज़ा नहीं है। मुझे बस लगता है कि दिन में, सप्ताह में, महीने में, साल में कुछ ऐसा होना चाहिए, जिसका मैं इंतज़ार करूँ और ये तब होना है, जब मैं इसे लिखूँ। तो हाँ, कभी-कभी आप इसे अचीव करते हैं, कभी नहीं करते हैं, बट आपके पास आई लक्ष्य फ़ील है। कि हाँ, हाँ, मैं लक्ष्य है, भले ही मैं इसे प्राप्त ना करूँ, मेरे पास एक और लक्ष्य है। अगर मैं इसे प्राप्त करती हूँ, तो मैं कहती हूँ, ठीक है। तो ये थे स्मृति के अनमोल ज्ञान के शब्द, जैसे कि अपने शॉर्ट टर्म गोल्स लिखें, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को लिखें, उनको पाने की कोशिश कीजिए और यदि नहीं पा पाए तो कोई बात नहीं, उम्मीद मत खोइए, अपने लक्ष्य के पीछे लगे रहिए। तो एक स्मृति बहुत अच्छे तरीके से। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसी लग रही थी। नहीं नहीं, आप बिल्कुल यही कह रही थी। आप पिच से हटते हैं, आप उसके लिए तैयार हैं? हम चलिए थोड़ी मस्ती करते हैं, कुछ सिंगल्स या रैपिड प्रश्न करते हैं। आप उसके लिए तैयार हैं? हाँ, हाँ। ठीक मुझे है, लगता है कि बहुत मैं बढ़िया, रैपिड वाले पसंद करती हूँ। मजेदार। देवी और सज्जनों, क्योंकि स्मृति एक हार्ड हिटर है, ठीक है। हाँ, और वो चौकों और छक्कों में विश्वास रखती है, वो चौकों और छक्कों में विश्वास करती हैं और हमने उन्हें ऐसे ही देखा है। और जब हम उन्हें क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं तो हम इंतजार करते हैं कि स्मृति अगला छक्का कब मारेगी। ठीक है, अब रैपिड फायर क्वेश्चन करते हैं। एक फिल्म जिसे आपने 5 बार से अधिक देखा है। ओह! बहुत सारी हैं। ठीक है, तो आपकी पसंदीदा कौन सी है? अम, कहो ना प्यार है। मैं ऋतिक की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो मैंने कोई मिल गया, धूम 2 को 20 से अधिक बार देखा होगा। 20? वाह। हाँ, मेरे पास धूम 2 की एक सीडी थी, मैं उसे सीरीज़ में देखती थी। मुझे बूढ़ा महसूस हो रहा है, लेकिन हाँ, मुझे उनका एंट्री सॉन्ग याद है और हाँ, वो सभी फ़िल्में 90 के दशक की सभी क्लासिक फ़िल्में। हाँ, कुछ-कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम और सभी सारी मूवीज़। आई एम श्योर सूर्यवंशम। हाँ, हाँ, ये तो सभी ने देखा होगा, 10 से 15 बार से अधिक देखा होगा। बहुत सारी फ़िल्में हैं, जो मैंने अधिक बार देखा है, एक से ज़्यादा बार देखा होगा। तो आप हाँ, एक उचित रोम-कॉम बॉलीवुड व्यक्ति बॉलीवुड। हैं मुझे एक ऐसी फ़िल्म देखने की ज़रूरत है, जो मुझे अच्छा महसूस कराए। और आप ऋतिक रोशन की भी बहुत बड़ी फैन है ना? हाँ, हाँ। जी, मैं और मेरा भाई दोनों। अच्छा। हाँ, मैं उन स्टेप्स को करते हुए बड़ी हुई हूँ। मैं एक अच्छी डांसर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, कहो ना प्यार है कि वो स्टेप्स। क्या आप वो स्टेप करना चाहेंगी? चलिए करते नहीं, मैंने कहा नहीं। ठीक है। इन्होंने वो फ़िल्म करीब कितनी 20 बार देखी है? मोर देन 20 20 टाइम्स। से भी ज़्यादा? मोर देन दैट। वाह! काश मैं ऐसा कर पाता। मेरी याददाश्त खराब है, तो बात ये है कि मैं एक फ़िल्म देखती हूँ और 1 साल में भूल जाती हूँ। फिर अब जब मैं वापस उसे जाकर दोबारा देखती हैं। देखती हूँ, इट्स लाइक वॉचिंग अ न्यू मूवी। ये एक अच्छी बात है और ये एक बुरी बात भी है, एक जगह जहाँ आप यात्रा करने के लिए मर ही रहे हैं।
अगला सवाल, एक जगह जहां आप यात्रा करने के लिए बेसब्र हैं। घर। मेरा मतलब है हम कम जाते हैं। मैं सांगली में रहती हूँ, तो बेशक आपको अपने घर पर और अपने परिवार के साथ बहुत कम समय बिताने को मिलता है। तो जब भी मेरे पास समय होता है, मैं बस घर वापस जाना चाहती हूँ और उनके साथ रहना चाहती हूँ। क्योंकि हम इतनी ट्रैवल करते हैं, मैं किसी और जगह का नाम नहीं लूँगी क्योंकि हम हमेशा सड़क पर होते हैं। देवी और सज्जनों, वो मैदान पर एक हार्ड हिटर है, लेकिन दिल से एक नर्म इंसान है, क्योंकि वो अपने परिवार को याद करती हैं और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो घर वापस जाना चाहती। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अगला, एक चीज जिसके बिना आप कभी यात्रा नहीं कर सकती। बहुत सारी। फ़ोन बेशक, एक एक चीज। चीज़ मेरा मतलब है फ़ोन। फ़ोन फोन, के ठीक बिना है। ये थोड़ा आप घबरा सकते हैं ना, अगर आपके पास फ़ोन नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप फँस गए हैं। जी। हेडफ़ोन, मुझे नहीं लगता कि मैं बिना हेडफ़ोन के यात्रा कर सकती हूँ। और एक चीज़, अगर मैं दौरे पर हूँ तो बेशक मेरे क्रिकेट किट के बिना मैं यात्रा नहीं कर बिल्कुल सही, सकती। बिल्कुल सही। अगर आप क्रिकेटर नहीं होती तो आप आज क्या करती होती? मैं एक शेफ़ होती। क्या आप सच कह रही हैं? हाँ, अगर क्रिकेट नहीं तो मैं होटल में कुछ करती। खाना पकाने में कुछ, या शायद मुझे यकीन नहीं है कि क्या, लेकिन हाँ, मुझे खाना बनाना पसंद है, मुझे खाना खाना भी आपका पसंद पसंदीदा खाना कौन सा है? है। इंडियन। इंडियन। आई एम नॉट अ फैंसी पर्सन, आई लाइक माई घर का दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी। दाल चावल रोटी सब्जी। हाँ, और अगर मुझे कोई और चुनना है तो वो इटालियन है। बेशक शाकाहारी के पास कई विकल्प नहीं होते, लेकिन इटालियन कुछ ऐसा है जिसका मैं आनंद लेती हूँ। मुझे पास्ता पसंद है। हाँ, तो क्या इटली उन जगहों में से एक नहीं है जहां आप जाकर उस पास्ता को ट्राई करना चाहेंगी? मैं ज़रूर करना चाहूँगी। मैं पिछले साल ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड में थी, तो मैं यूरोप और बाकी सब कुछ और करना चाहती थी। हम्म। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने कहा, अगर मेरे पास एक जगह है, तो वो घर है। बेशक सूची है। बिल्कुल मैंने सही। बहुत सारी जगहों पर यात्रा नहीं की है। मैं केवल क्रिकेट खेलने वाले देशों में अधिक यात्रा करती हूँ। लेकिन हाँ, मैं यूरोप को और अधिक एक्सप्लोर करना पसंद करूँगी। तो स्मृति, आपकी यात्रा तो प्रेरणा से काफी परे है और आप उन लड़कियों में से एक हैं जो हर उस लड़की को एक बहुत शक्तिशाली संदेश देती है जो उन रोजमर्रा के सामाजिक मानदंडों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। आ, आप उस लड़की को क्या कहना चाहेंगी जो वहां है और इस चीज से जूझ रही है? क्या कहना चाहेंगी? असफलता से ना डरें। जब मैं कहता हूं कि आप प्रेरणादायक हैं, आप उनको प्रोत्साहन देती हैं, आप एक चुनौती की तरह खड़ी हो जाती हैं समाज से जूझने के लिए, और जो प्रशंसा आपको क्रिकेट में मिली है वो क्या है? या फिर मुझे ऐसा कहना चाहिए कि वो संदेश क्या है जो आप उस लड़की को देना चाहते हैं? एक बात जो मुझे बहुत देर से समझ में आई है, वो ये है कि आपको आपको अपनी असफलताओं से डरना नहीं चाहिए। जैसे-जैसे आप बड़े होते हैं, आपको एहसास होता है कि आपके पास अच्छे दिनों से ज़्यादा बुरे दिन होते हैं। ख़ासकर क्रिकेट में आप हर मैच में शतक या अर्धशतक नहीं बनाने जा रहे हैं। बुरे दिन होंगे और आपको उनसे डरना नहीं चाहिए, आपको इसे स्वीकार करना होगा। ये होने वाला है और इसे दूर करने का एक तरीका खोजना होगा। और दूसरी बात ये है कि कभी-कभी किसी की या किसी भी चीज़ की नकल करने की कोशिश ना करें, बस अपनी यात्रा करें। अपनी गलतियाँ करें, अपने शानदार दिन हो या जहाँ आप बहुत रन बनाती हैं या विकेट लेती हैं, लेकिन आप बस अपनी यात्रा करें। आजकल सोशल मीडिया के कारण हम ये सोचने लगते हैं कि ओह! उसका जीवन अद्भुत है, उसने ये किया है, उसने वो किया है। लेकिन तथ्य ये है कि हर किसी ने उस स्थान तक पहुँचने के लिए अपनी यात्राएँ की है, और अब हम जो देखते हैं, वो अंतिम स्थान है, और फिर हम सोचते हैं कि ओह! हम वो बनना चाहते हैं। लेकिन बहुत से लोग वास्तव में ये बात नहीं करते हैं कि वे सफल होने से ज़्यादा असफल हुए हैं। तो एक स्थान तक पहुँचने के लिए आपको उससे गुज़रना होगा, तो आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं। और बच्चों के रूप में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर कोई भी जिसे आप सुनते हैं, वो कहता है, क्या होगा अगर ऐसा हो गया? आप ऑफ़िस में काम करते हैं, आप बताइए, क्या आपका हर दिन अच्छा होता है? हमेशा तो नहीं। तो हर दिन कोई नई चुनौती आकर खड़ी हो जाती है, पता है। हाँ, आई मीन यही होने वाला है। अगर मैं अपने सफल दिनों के बारे में ही बात करती हूँ तो मैं उन्हें गुमराह करूँगी, क्योंकि उन्हें लगेगा कि यही तरीका है। जब मैं कमरे में अकेली होती हूँ और मैं सोचती हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता कि अब क्या करना है,
मैं फँस गई हूँ। ऐसे दिन होंगे लेकिन मुझे बस लगता है कि उन्हें उस पर काबू पाना होगा और इसे स्वीकार करना होगा। ये होने वाला है। चिल करो, प्रेशर मत लो, काम रहो। पता है, प्रेशर आएगा पर प्रेशर आप हैंडल कैसे करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही। देवी और सज्जनों, ये बहुत ही शक्तिशाली संदेश है जो स्मृति ने अभी हमारे साथ साझा किया है। और स्मृति, इस बातचीत को जारी रखने के लिए धन्यवाद। आपसे बात करके मजा आया। आप वास्तव में प्रेरणादायक रही हैं। लोगों के लिए बहुत ही सारे शक्तिशाली संदेश, और विशेष रूप से एक लड़की या एक महिला होने के नाते चुनौतियों पर कैसे काबू पाया जाए। और आपने जो सही कहा वो ये है कि असफलताओं से कभी न डरे, और अगर असफलताएं आती हैं तो आप उन पर कैसे काबू पाती हैं। ये वास्तव में बहुत शक्तिशाली रहा है और आपके साथ रहना एक खुशी की बात थी। और मैं आपको आपके भविष्य के लिए सभी सफलता की कामना करता हूं। उन छक को, उन चौकों को मारते रहे। तो ये ओवरड्राइव मैंने सही किया ना? ओवरड्राइव ऐसे होता है या ऐसे होता है? देयर इज नो टर्म कॉल्ड ओवरड्राइव नहीं? बट हाँ। नहीं यार, मैं क्रिकेट में बहुत बेकार हूँ। पर एक हुक तो होता है ना? हाँ, फुल हुक होता है। फुल हुक यही होता है ना? कट ये होता है। कट इज दिस। हाँ, कट ये है। हाँ, तो आप लोगों ने आज स्मृति से कुछ सीखा, हाँ? ठीक है, तो स्मृति, आज शो को बंद करने से पहले, ठीक है, क्या आप आज के युवाओं को कोई विशेष संदेश देना चाहती हैं? कुछ खास नहीं, मेरा केवल ये मानना है आप जो करते हैं उसका आनंद लीजिए। आपको मजा करना होगा। वास्तव में इसका आनंद लिए बिना, मजा किए बिना आप जो कर रहे हैं उसे करने का कोई मतलब नहीं। तो उनके पेशे में जो कुछ भी है, वे अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं, या अगर वे क्रिकेटर हैं तो क्रिकेट, लेकिन मुझे लगता है कि हर दिन कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका इंतज़ार किया जाए और बहुत मज़ा किया जाए। दिन के अंत में मेरा जीवन में एकमात्र उद्देश्य है कि हर दिन जब मैं बिस्तर पर जाऊं तो मुझे महसूस होना चाहिए, ओ ठीक है, मैंने दिन में जो करना था कर लिया और मैं एक मुस्कान के साथ सोती हूँ। आप संतुष्ट हैं जो हो रहा गो है? सैटिस्फाइड एंड यू आर जस्ट हैप्पी। जीवन का क्या मतलब है अगर आप खुश नहीं हैं? आप इसे बस किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं तब तक क्रिकेट खेलूंगी जब तक कि क्रिकेट खेलने में खुश हूँ, जब तक मैं बल्ले की आवाज़ सुनकर खुश हूँ। मुझे ये पसंद है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ मुझे खुश कर सकती है। तो जो भी उन्हें खुश करता है, मुझे लगता है उन्हें वो करना चाहिए। और अगर वो उनकी नौकरी है या कुछ और, तो ये सबसे अच्छी बात है। बेशक हम भाग्यशाली हैं कि हमारा जुनून और पेशेवर चीज़ें समान हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो खुद को खुश करने के लिए अपना समय निकालें, क्योंकि खुशी के बिना कुछ भी नहीं है। बहुत प्यारा संदेश है ना? और स्मृति, आपने जो सही कहा वो ये है कि जो कुछ भी आप करते हैं तो आप उसे एंजॉय करें, और जब आप वापस जाते हैं और अपना सिर तकिए पर रखते हैं, आपको खुशी होनी चाहिए जो चीज आपने पाई है उसके लिए। क्या शानदार संदेश है! तो स्मृति, इस बातचीत को इतना वास्तविक रखने के लिए धन्यवाद। मुझे आपसे बात करके मजा आया। मैंने सीखा कि ये एक हुक है और ये एक कट है, और भी चीजें आपने बताई। और फिर कभी एक कोई गलत शॉट नहीं खेलूंगा, जैसे जैसे ऑन ड्राइव, ऑफ ड्राइव। ये सब मैं आपको सिखा दूंगी। ठीक है। पता है स्मृति, आपने हमें याद दिलाया है कि प्रदर्शन शक्ति से कहीं बढ़कर है। ये कंसिस्टेंसी के बारे में है, ये देखभाल के बारे में है, ये विश्वास के बारे में है कि अगर आपको खुद पर विश्वास है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं और कुछ भी पा सकते हैं। चाहे वो दबाव से गुजरना हो, या अपने शरीर को सही ईंधन देना हो, या पता है संतुलन में एक मास्टर क्लास के माध्यम से यात्रा करना हो। संतुलन, पता है, संतुलन बनाए रखना, पता है, प्रेशर और कामनेस, ये सब कुछ पता है। तो वहां पर सभी के लिए जो भी आप महसूस कर रहे हैं या जो भी चुनौती आपके सामने है, स्मृति के प्लेबुक से एक पेज निकालिए, अपने दिनचर्या पे भरोसा कीजिए, आपके साथ जो लोग हैं उन पर भरोसा कीजिए, और अपनी कहानी लिखने से कभी ना डरे, ताकि जब आप वापस जाएं आप अपना सिर तकिए पर रखें, जैसा कि स्मृति ने कहा, आप संतुष्ट हो और आप अच्छी नींद ले। खैर, अगर ये आपके साथ गूंजता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, या हमसे जुड़े रहने के लिए एक कमेंट जरूर छोड़िए। ये था लिव योर बेस्ट लाइफ अनस्क्रिप्टेड। अगली बार तक धरती से जुड़े रहें, निडर रहें और उस जीवन के प्रति सच्चे रहें जो आप चाहते हैं।